बीमार देश की यही पुकार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। मगर आप मुमरा की मिसाल देख लीजिए, तकरीबन 20 लाख की आबादी है, एक भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है। सरकारी अस्पताल 8 साल से बन रहा है मुमरा में, मगर अभी तक का वो बन के तैयार नहीं हुआ। हम देखते हैं कि चाइना में जब वबा फैली तो 8-8 10-10 दिन में अस्पताल बना दिए गए थे। तो हमारे यहाँ ये इतने साल से क्यों बन रहा है? उसका बजट भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज अडानी के लोग जो है बिल नहीं भरने पर मीटर काट के चले जा रहे हैं। तो क्या इस पे आप लोगों का काम नहीं, जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप लोग इस पे मुहिम चलाएं और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें? तबलीगी जमात को इल्ज़ाम देते रहे। दिल्ली सरकार, केजरीवाल तो रोज़ जो है वो जो उनका नदियों में जो लाशें तैरती हुई नजर आ रही है, क्या उसका जिम्मेदार आप कुंभ मेले को मानते हैं? मैं आपके चैनल से अपील करूंगा कि जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में हैं या दूसरे स्टेट में, उनके लिए जो पहले इंश्योरेंस था वो ख़त्म कर दिया गया। सरकार को चाहिए कि उसको बहाल करे। परगेज सिंह ठाकुर कहती है, मैं गौमूत्र पीती हूँ, गौमूत्र से मेरा इलाज होता है, इसलिए मुझे कोरोना नहीं हुआ। तो क्या लगता है आपको, पूरे देश को गौमूत्र पीना चाहिए? आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपको बता दें कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरे मुल्क में एक मुहिम शुरू की है, रिजाइन पीएम मोदी। वजीर आजम मोदी अपने पद से इस्तीफा दें, अपनी कुर्सी से इस्तीफा दें। इसी के चलते आज हमने मधु किया है, इनवाइट किया है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के सदर शेख मोहम्मद सलीम साहब को। इस तरह के और भी बहुत से सवाल हमारे सामने हैं और हम जानना चाहेंगे कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र के सदर मोहम्मद सलीम शेख साहब जो है किस तरह से उसको देखते हैं, मौजूदा हालात जो देश के उनको किस तरह से देखती है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया WPI। सलीम शेख साहब, आपका आमना सामना मीडिया में इस्तकबाल है, स्वागत है। वेलफेयर ग्रीटिंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं सलीम साहब सबसे पहले सवाल ये करूंगा कि जिस तरह से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा है और पूरे देश में यह मुहिम आप लोग चला रहे हो, आप अपने बातों में बताएंगे कि मुहिम का मकसद क्या है और मुहिम कहाँ तक आगे बढ़ी है। सिर्फ पीएम मोदी के इस्तीफा देने से क्या देश का मसला हल हो जाएगा? सवाल तो असल में भारत में, इस मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी असल मसला है। उसके पीछे RSS जो इनका संगठन है, जहरीला संगठन, वो असल चीज़ है। पीएम मोदी को अगर इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया या आपने इस्तीफा मांग लिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने लाकर गडकरी को बिठा दिया, तो क्या इस देश की मानसिकता जो बदलने की कोशिश की जा रही है, जो एक भक्तों के अंदर जो जहर भरा जाएगा, तो क्या वो ख़त्म हो जाएगा? इन्हें माशरे में किस चीज़ की ज़रूरत है? ये सोच, ये जो मानसिकता जो पैदा की जा रही है, उसको ख़त्म करने की, उसको कम करने की ज़रूरत है, ये सिर्फ पीएम मोदी के इस्तीफा देने से मसला हल हो जाएगा? देखिए, दोनों चीज़ें आपके सवाल में दोनों चीज़ें आ गई हैं जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी चूंकि संघ परिवार की तरफ से पेश किया हुआ एक चेहरा था और उन्हीं को, वजीर आजम को ही आगे रख के जो है उन्होंने पूरा इलेक्शन लड़ा। 2000 अभी कभी इलेक्शन और 2000 इसके पहले 14 के इलेक्शन भी जो है वो मोदी के नाम पे लड़ा गया, आपकी बार मोदी सरकार। इसके लिए और जो भी पॉलिसी इनकी बनती है उसी के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो है वो साफ साफ रोल नज़र आता है। और हम सब जानते हैं कि ये दो लोग जो है वही जो है वो पार्टी को चलाते हैं और यही लोग सारी चीज़ को कंट्रोल करते हैं और सारा कंट्रोल इनका है। हम जो देख रहे हैं कि जो अभी 7 साल जो है पिछले महीने में 30 तारीख को इनको पूरे हो गए और पूरे मुल्क की मईशत, अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। कहाँ तो एक ज़माने में GDP 9-10% हुआ था, अभी जो GDP के आंकड़े आए हैं वो -7.3% है, यानी ऊपर से लेके होते हुए ये पूरा जो अर्थव्यवस्था नीचे चली गई है। चाहे आप जो भी फैसले देखिए सरकार ने की है, नोटबंदी का फैसला था वो पूरा उल्टा हुआ। बोला गया था काला धन वापस आएगा, कोई काला धन वापस नहीं आया। हज़ारों लोग लाइन में खड़े रहे, कोई नतीजा नहीं निकला। उसका मामला जैसा कि वैसा ही है, न करप्शन ख़त्म हुआ, न दहशत पसंद गर्दी ख़त्म हुई, कोई चीज़ ख़त्म नहीं। GST लाया गया था, बोला गया था कि GST की वजह से बहुत फ़ायदा होगा और GST की वजह से तरक्की आगे जाएगी, 5 बिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप देखते हैं हज़ारों के हिसाब से इंडस्ट्री बंद है और हज़ारों के हिसाब से लोग बेकार हैं। 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दिलाने की बात की गई थी, अब ये जो आंकड़े पिछले हफ्ते में आ रहे हैं
12 करोड़ लोग जो है वो अपनी नौकरी से हाथ धो चुके हैं इस लॉकडाउन की वजह से, और जो मईशत जो है वो चरमरा गई उसकी वजह से। और साथ में जो है ये सरकार ने जो वो मुस्लिम दुश्मनी का भी जो चोला वो बिल्कुल नहीं आते हैं, हम उन सवालों की तरफ आएंगे। मैं सलीम साहब पहले ये पूछना चाहूँगा कि ये मुहिम जो है आपकी 25 मई से 24 जून तक जारी है, इस एक महीने के दरमियान तो आप किन किन मुद्दों पर इस्तीफा मांग रहे हैं? जैसे कि कोरोना वायरस का मामला आया, ये वबा आई, उसके बाद में यहाँ पर वेंटिलेटर की कमी, बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी। तो क्या लगता है कि आपको इस कोरोना वायरस की वबा से या सरकार निपट नहीं पाई, या क्या वजह लगती है आपको? ये सरकार इसको निपटने में, इसका अंदाज़ा लगाने में पूरी तरह नाकाम हो गई। पिछले साल 2020 में 15 मार्च को वजीर सेहत जो है हर्षवर्धन साहब कहते हैं कि भारत को कोरोना से कोई ख़तरा नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, हमारे यहाँ कोई कोरोना नहीं आने वाला। और फिर 22 मार्च को जो है वो एक जनता कर्फ्यू लगाया जाता है, और फिर वो ताली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, ये सब किया जाता है। और फिर अचानक जो है 25 मार्च से 4 घंटे के जो है वो इसके ऊपर 4 घंटे के नोटिस पे एक ब्रूटल लॉकडाउन ऐसा लगाया जाता है कि जो जहाँ है वहाँ रुक गया, ट्रक उधर रुक गया, ट्रेन रुक गई, हवाई जहाज रुक गया। लाखों मजदूर हमने देखे, लाखों, 15 लाख तो बम्बई से गए, और पता नहीं दूसरे शहरों से कितने गए। लाखों मजदूर थे जो बेचारे पैदल गए, कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर पैदल चल के गया। और एक अंदाज़े के मुताबिक 800-900 लोग जो है ये पैदल चल के जाने में, हादसे में, ट्रेन से कुचलने में मर गए। कोई उनको देखने वाला नहीं था। सरकार ने इन मज़दूरों के पानी का, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया। ये जो तंजीमें थी, मुस्लिम तंजीमें थी, सिखों की तंजीमें थी, इन्होंने आके लोगों को जो है रास्ते पे पानी पिलाया, किसी ने खाना खिलाया, किसी ने अपनी उधर से मदद की, मगर सरकार की तरफ से कोई मदद देखने के लिए नहीं है। अब 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया, उसके नतीजे में जो हाहाकार मचा, दुकानें बंद हो गई, रिक्शे बंद हो गए, पावर लूम बंद हो गई, 50 चीज़ें बंद हो गई। कोई एक पैसे की मदद किसी को दी नहीं गई। जो मदद दी जानी चाहिए थी वो कोई मदद नहीं दी गई। कई मुल्कों ने, मगरबी मुल्कों ने, पड़ोसी मुल्कों ने, जो लोग बेकार हुए उनको पैसे दिए, जिन लोगों की जॉब चली गई उनको पैसे दिए, हाथों में कैश दिया गया। हमारे यहाँ सरकार की तरफ से थोड़ा सा कुछ राशन दिया गया, उसके अलावा कुछ दिया नहीं गया। लोग भूख से निढाल हो गए और कोई मदद करने के लिए नहीं आया। इतना ख़राब यह लॉकडाउन रहा और इसका असर 2-2.5 महीने तक का रहा, और लोग जो है भूख से निढाल, कोरोना से कम, और जो है वो पहली लहर में लोग जो है वो लॉकडाउन और मधु चल के जाने से ज़्यादा मरे हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स आप चेक कर सकते हैं। इस बीच में पीएम केयर फंड में जो है बहुत पैसा आया, हज़ारों करोड़ रुपया आया। तो क्या आपने कभी सरकार से सवाल किया, एक पार्टी होने के जिम्मेदार के होने के नाते, या आपके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं जनाब कासिम रसूल इलियासी साहब, क्या इन्होंने कभी सवाल किया कि पीएम केयर फंड में इतना पैसा आया, वो कहाँ गया, किस तरह से आया, कहाँ से आया, कुछ का हिसाब मांगा आप लोगों ने? देखिए, पीएम केयर फंड जो है उसमें एक अंदाजे जो मीडिया से रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से 7,500 या 8,500 करोड़ पैसे जमा हुए, और कई लोगों ने दिए। मगर ये पीएम केयर फंड जो है उसको आप आरटीआई डाल के इंक्वायरी नहीं कर सकते कि इसमें कितने पैसे आए, कितने गए। और बोला ये गया था पीएम केयर फंड में ये ट्रांसपेरेंसी होगी, मगर अभी तक का जब हम देखते हैं दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, बेड की कमी हो गई, अस्पताल की कमी हो गई, जो मर गए उनकी लाशें जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी। और सारे मुल्क ने देखा, टेलीविज़न पे बार बार बताया गया कि जब वो चिता जलाने के लिए लकड़ी नहीं है तो गंगा में लाशें फेंकी गई हैं और नदियों में लाशें फेंकी गई हैं, लाशें तैरते हुए नजर आए। ऐसा मंजर शायद 1918 में था, उसके बाद में अब ये मंजर नजर आया। तो ये पैसे क्या हुआ, इंतज़ाम किधर गया? कुछ जो वेंटिलेटर दिए गए, आज के अखबारात में खबरें हैं कि वो वेंटिलेटर्स काम नहीं करते, और इसके अलावा कोई ट्रांसपेरेंसी इसकी नज़र नहीं आई। सारे स्टेट, सारे लोग चिल्लाते रह गए ऑक्सीजन की कमी के अंदर। कई जगह की खबरें हैं ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए, गोवा में मर गए, दिल्ली के अंदर टेलीविज़न मुसलसल अप्रैल और मई महीने में ये बताते रहे कि ये फलां अस्पताल में इतनी कमी है। सोशल मीडिया सारे लोगों का इंतज़ाम करता रहा कि भाई ये आदमी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। टेलीविज़न जो नेशनल चैनल है वो तो आज भी गुण गा रहा है मोदी गवर्नमेंट के या मोदी साहब के, उनके गुण गा रहा है, वो तो असलियत तो बता ही नहीं रहे। क्या वेंटिलेटर घटिया किस्म का दिया गया, किस चैनल ने उठाया? आपको लगता है किसी चैनल ने उठाया इस तरह की बातें, पीएम पर सवाल खड़े किए या सरकार पर सवाल खड़े किए हैं? किसी ने कहीं आपने देखा ये? नहीं, ये आपकी बात सही है कि इसीलिए तो ये सारे मीडिया को जो हम गोदी मीडिया बोलते हैं रह दे के एक एनडीटीवी रह जाता है,
जो कुछ चीज़ें जो है वो हकीकत पे बताता है, सच चीज़ें बताता है, उसके माध्यम से जो है बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। मगर इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, इसके ज़रिए से जो है ये पता चल जाता है कि कौन से अस्पताल में किस चीज़ की कमी है, किधर क्या हो गया, कितने मरे। वरना सरकार ने तो अपनी तारीफ़ करने में और कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि हमारा सारा इंतज़ाम चल रहा है। यूपी की मिसाल जो है वो आपके सामने है कि आज भी वो यूपी के चीफ मिनिस्टर जो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पे इतनी अमवात हुई हैं, मौत के आंकड़े छुपाए जाते हैं। इंटरनेशनल जो मीडिया है वो बता रहा है कि कितनी मौतें हुई, बल्कि आप जो लोग जा रहे हैं शमशान पे कब्रिस्तान में और नदी के किनारे, वो देख सकते हैं कि सरकारी आंकड़े के अंदर कितने लोग होते हैं और डेथ सर्टिफिकेट कितने लोगों का। WPI का क्या मुतालबा है? उनका मुतालबा ये है कि जो शमशान में जो लकड़ियों की कमी हो रही है या कब्रिस्तान में जो मुश्किलात हैं या कोरोना वायरस के जो पेशेंट जो इनको वैक्सीन की बात है, WPI का क्या मुतालबा? क्या इनको फ्री सरकार को मदद करना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए या इसका फ्री इंतज़ाम करना चाहिए, लोगों को मुफ्त में मिलनी चाहिए सारी चीज़ें? देखिए, हेल्थ केयर जो है ये हमारा मानना है कि सरकार इसको बेसिक फंडामेंटल राइट करा दे और हर आदमी को मुफ्त जो है इलाज मुहैया कराए। इलाज जो है हर किसी के लिए मुफ्त होना चाहिए और इलाज ऐसा होना चाहिए, बेहतरीन किस्म का होना चाहिए, जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है। बहुत से एशियन कंट्रीज़ में है, कोरिया, मलेशिया, चाइना वगैरह में बेहतरीन किस्म का होना चाहिए और सरकार चाहे तो ये कर सकती है। अब जो है हेल्थ के ऊपर जो हमारा बजट है वो 1.5% के लगभग है। अगर भारत सरकार हेल्थ के बजट को 1.5% से लेकर अगर 10% तक कर देगी, 10%, तो ये हेल्थ के मसाइल हल होंगे। अभी आप देखिए कई जगह मिसालें हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इसी जगह पे नहीं है। कानून के हिसाब से 50,000 की आबादी के लिए एक हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए, मगर आप मुमरा की मिसाल देख लीजिए, तकरीबन 20 लाख की आबादी है, एक भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है। सरकारी अस्पताल 8 साल से बन रहा है मुमरा में, मगर अभी तक का वो बन के तैयार नहीं हुआ। कई बार वहाँ के मकामी जो लोग तो है वो तो बड़े, वहाँ के MLA जो है, क्या नाम है उनका, उनके तो बहुत गुण गाते हैं, बहुत काम किया, मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं वो। नहीं, वो बोलते रहे, मगर एक सवाल है सभी से, उनसे भी, जितेंद्र अवार्ड सबसे भी सवाल है कि भाई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर 4, 5, 6 होना चाहिए, कितने हैं? एक्सरे मशीनें कितनी हैं? सरकारी वेंटिलेटर्स कितने हैं? अस्पताल कितने हैं? जो बड़ा अस्पताल बन रहा था अब तक कितने साल से बन रहा है और अस्पताल बनने आखिर कितने साल लगते हैं? हम देखते हैं कि चाइना में जब वबा फैली तो 8-8, 10-10 दिन में अस्पताल बना दिए गए थे। तो हमारे यहाँ ये इतने साल से क्यों बन रहा है? उसका बजट भी बढ़ता जा रहा है। पहले कितना था, 150 करोड़ था, 100 हो गया, पता नहीं, इसकी ये मीडिया में खबरें जो आएंगी उससे पता चलेगा। मगर एक मैं मुमरा की मिसाल बता रहा हूँ और ये फिर भी महाराष्ट्र में हालात, सूरत हाल जो है वो गुजरात, यूपी और दूसरे स्टेट से ठीक रही। ये दूसरी लहर होने के बावजूद जो है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी और रास्ते पर लोग मरते हुए और लाशें फेंकने के मंजर यहाँ नहीं नजर आए। मगर बहरहाल हम ये हमारे लाशों पे बात निकलती है, बात ये निकलती है कि पहले लॉकडाउन में या कोरोना की जो लहर में जो है तबलीगी जमात को बहुत निशाना बनाया गया। तबलीगी जमात को चुन चुन कर इन लोगों ने निशाना बनाया, बहुत बेइज्जती की। लेकिन अब जो गंगा नदी में और ये जो कुंभ का जो मेला हुआ उसमें तो भीड़ की भीड़ इकट्ठा हो गई। इलेक्शन में, बंगाल का इलेक्शन हुआ, वहाँ पर भीड़, लॉकडाउन का कोई मामला नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये पूरी गैर जिम्मेदारी है। देखिए, मीडिया जो है असल में ध्यान हटाने के लिए तबलीग जमात का मुद्दा उठाया गया था ताकि सरकार की जो नाकामयाबी है, क्योंकि ये तैयार नहीं थे पहली लहर के लिए। जब वबा फैलती है तो साइंटिफिक अंदाज में WHO के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो जो चीज़ें की जानी चाहिए वो है नहीं, आपके पास वो इंतज़ाम नहीं है, टेस्टिंग के इंतज़ाम नहीं है आपके पास, कोरोना टेस्ट का इंतज़ाम होना चाहिए, बाकी उसके आइसोलेशन के इंतज़ाम होना चाहिए, उसके दवाओं का वो इंतज़ाम नहीं। वो ध्यान हटाने के लिए गोदी मीडिया ने ये किया कि सारा ठेकरा जो है वो तबलीग जमात के, और मुसलसल जो है वो 15-20 दिन, 1 महीने तक वो तबलीग जमात को इल्ज़ाम देते रहे। दिल्ली सरकार, केजरीवाल तो रोज़ जो है वो जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसके अंदर ख़ास करके केजरीवाल साहब और उनके हेल्थ मिनिस्टर बताते थे आज इतने लोग संक्रमित हैं और तबलीगी जमात के इतने लोग हैं, यानी इतनी बदतरीन किस्म मुआवजा किया जा रहा था। और ये इतना अनसाइंटिफिक, किसी को मज़हब के हिसाब से बोलना पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। अब मरीज़ होता है, मज़हब के हिसाब से नहीं होता, उसका इलाज किया जाना चाहिए। और ये बाद में लोगों ने देखा ये वबा है वो हिंदू मुस्लिम तो देखती नहीं है, जिसको लगेगी, जो भी जमा होता है उसको लगती है और फिर उसका असर फैलता है। अभी देखिए कुंभ का मेला हुआ, लोगों ने केयर नहीं लिया, बंगाल के इलेक्शन हुए,
बंगाल के इलेक्शन हुए, अब ये जब ये लहर पूरे मुल्क में फैल रही थी तो उस वक्त तो हमारे वज़ीर आज़म को और जो वो हमारे अमित शाह जी को जो है वो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था कि इसको कम कैसा किया। पूरा ध्यान जो है वो उनका वो बंगाल के इलेक्शन में ममता दीदी को हराने में लग गया और सारा ध्यान वो हट के वहाँ लग गया, घर के रहने का हट के वो उधर पे भी हार गए और यहाँ पे भी जो है वो इतना वो फैल गया पूरे मुल्क के अंदर, इतना नुकसान हुआ, इतने हर रोज़ 4000 के ऑफिशियल फिगर आ रहे थे कि 4000 लोगों की मौतें कोरोना वायरस से हो रही हैं। और मगर ये ऑफिशियल फिगर थे, मगर जो लोग बताते हैं कि ये गैर सरकारी जो है वो आदाद व शुमार इससे बहुत ज़्यादा है। कोई बोलता 8 गुना ज़्यादा है, कोई बोलता 10 गुना ज़्यादा है। ये पूरी की पूरी सरकार की नाकामी भी रही। आप देखते हैं दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है और सारे लोग जो है वो सरकार से नहीं मांगते थे, वो जो है वो जो प्राइवेट लोग जो काम करते हैं ना और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ सियासी पार्टियां हैं, कुछ एनजीओज हैं, लोग उनको फ़ोन करके बोलते थे। सबकी निगाहें देश के अंदर सियासी तंजीमों पर कम, जमातों पे कम, सरकार से कम, उम्मीद जो उनको सिविल सोसाइटी से और एनजीओ से ज़्यादा है कि ये लोग कुछ करेंगे। सरकार तो सिर्फ बयानबाजी करती है। आपने जिक्र छेड़ा कुंभ के मेले का, तो ये जो नदियों में जो लाशें तैरती हुई नजर आ रही है, क्या उसका जिम्मेदार आप कुंभ मेले को मानते हैं? देखिए ये बीमारी ऐसी है, आप अगर आप केयर नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे और आप दूरी नहीं बनाए रखेंगे तो ये बीमारी किसी को भी, जो भी जमा होगा, जमघटा करेगा, इस्तेमाल करेगा, बीमारी फैलती है। और लोगों ने बताया, सभी ने लिखा कि उसकी वजह से बीमारी फैली। ये लोग गाँव में गए, दूसरी जगह गए, वहाँ जाके यूपी में आप देखिए हर गांव में बीमारी। बताते हैं कि 750 से ज़्यादा तो यूपी में सिर्फ टीचरों की मौत हो गई है। नहीं यूपी में नहीं, टीचरों यूपी में इसके साथ ही इन्होंने पिछले महीने में पंचायत के इलेक्शन कराए। अरे मैं आप 2 महीने बाद करा लेते तो क्या फ़र्क पड़ जाता, मगर वो इलेक्शन जल्दी कराए गए। अब 750 नहीं, कुछ लोगों का कहना है 1600 के करीब जो है वो टीचर्स की मौत हुई है। अब चूंकि कोई हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है कि मरने वालों को कंपनसेशन दिया जाए वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह, कोई जिम्मेदारी नहीं है। कंपनसेशन का सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई नौकरी करते हुए किसी की जान चली गई भी कोरोना वायरस की वजह से, उसको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। बल्कि जो कंपनसेशन था डॉक्टर्स के लिए वो भी सरकार ने ख़त्म कर दिया। मैं आपके चैनल से अपील करूंगा कि जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हैं या दूसरे स्टेट में, उनके लिए जो पहले इंश्योरेंस था वो ख़त्म कर दिया गया। सरकार को चाहिए कि उसको बहाल करे, क्योंकि बहुत ख़तरनाक हालात में हमारे डॉक्टर काम करते हैं और मर जाने पर भी कोई उनके लिए इंश्योरेंस नहीं है। सलीम साहब, आप लोगों ने ये नारा लगाया है और ये आवाज़ उठाई कि हमारे देश की यही पुकार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। लेकिन इस बम्बई शहर में आप रहते हैं, महाराष्ट्र के आप जिम्मेदार हैं और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा मसला जो है आम लोगों, गरीबों को, वो है बिजली का मसला। ख़ास तौर से अडानी जो है अपने हिसाब से बिल भेज रहे हैं। लोगों के पास आमदनी का जरिया नहीं है, रोज़गार छूट चुका है, महीने का उनको घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो लोगों का बिल माफ़ करवाए, कम से कम कुछ तो आधा तो करवाए? लेकिन आज अडानी के लोग जो है बिल नहीं भरने पर मीटर काट के चले जा रहे हैं। तो क्या इस पर आप लोगों का काम नहीं, जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप लोग इस पर मुहिम चलाएं और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें? ये जो मुहिम है इसके अंदर हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं और हम ये भी मान रहे हैं कि सरकार को इंटरफेयर करके लोगों को कैश देना चाहिए हाथ में, और बिजली का बिल नहीं लेना चाहिए। बहुत जैसे दिल्ली के अंदर बिजली का बिल कम आता है, 100 यूनिट फ्री होती है, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। 300 यूनिट हमारे यहाँ 7 रुपये से होती है। आप 300 यूनिट से 1 यूनिट ज़्यादा हो जाए तो 12 रुपया लगता है। WPI बिजली के मसले पर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जो है सीएम साहब है, उनसे क्या मुतालबा करेंगे? उनसे हम ये मुतालबा करेंगे कि यहाँ दिल्ली के तरीके पर जो है वो बिजली का बिल लिया जाए। जिस तरह वहाँ पहले 100 यूनिट फ्री होते और फिर 300 यूनिट के बाद में अगर 1 यूनिट भी ज़्यादा है तो 12 रुपया नहीं लगता। वो पहले 300 यूनिट का अलग से हिसाब लगाना चाहिए। तो महाराष्ट्र सरकार को ये चाहिए कि यहाँ पे चूँकि जो लोग लॉकडाउन से मुतासिर हैं, अभी सिर्फ सरकारी अफसर के जो है या कॉर्पोरेट सेक्टर वालों के पास जावे, दुकानदार जो दुकान में काम करते हैं, एक तो मालिक होता है, 4-5 नौकर होते हैं, वो बेकार हो गए। लूम में काम करने वाले बेकार हो गए। रिक्शे इतने दिन से नहीं चल रहे थे। ठेले लगाने वाले होते हैं जो वड़ा पाव बेचते हैं, पानी पूरी बेचते हैं, ये सब बेचते हैं, ये सारे लोग बेकार हो गए। तो इनको कैश दिया जाना चाहिए। अभी सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने रिक्शा चलाने वालों को 1500 रुपया दिया हुआ है, लेकिन 1500 रुपया भी बहुत कम है। आप देखिए, ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए। हमारा मुतालबा ये है, जितने लोग बेकार हुए हैं
और इसकी वजह से जैसे टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट का जो टीचर है उसकी सैलरी तो मिलती है ज़्यादा, मगर जो प्राइवेट टीचर होते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में 6,000 8,000 तनख्वाह मिलती है, आप जानते हैं। नहीं, ये तो ट्रस्टी की जिम्मेदारी, ट्रस्टी के पास पैसा कम नहीं है, बहुत पैसा है क्या? ट्रस्टी का कम नहीं है तो हुकूमत, ताकत तो रेट तो हुकूमत के पास है ना, तो हुकूमत उनको मजबूर करे कि इनको दे। और जो लॉकडाउन में उनको नहीं मिला तो ये पता करे कि उनको नहीं मिला तो उनको पैसा दिया जाए, उनका घर कैसे चलता है, उनका चूल्हा कैसे चलता है, लूम बंद है, उनका क्या होगा। तो जितने लोग मुतासिर हैं, महाराष्ट्र सरकार से हम लोग गुजारिश करेंगे कि उनको कैश सब्सिडी फराहम करे। कैश दिए बिना लोगों की परचेसिंग पावर भी नहीं होगी, इकोनॉमी भी ऊपर नहीं उठेगी। बिजली के लिए भी हमारा ये डिमांड है कि दिल्ली के तरीके पे किया जाए और लोगों के हाथ में कैश दिया जाए। हमारे में आता वैक्सीन के बारे में हमारा सरकार से डिमांड है कि 35,000 करोड़ आपने वैक्सीन के लिए रखे थे, 35,000 करोड़ मतलब 100 करोड़ में अगर आप गिनती करेंगे तो एक बंदे का 350 रुपया होता है, उसमें 2 डोज आ सकते हैं। तो ये इस अगर इतने पैसे रखे गए हैं तो आपको प्राइवेट में 1,500 रुपया 800 रुपया लेने की जरूरत क्या, फ्री दीजिए। इतने साल से वैक्सीन कहाँ से देंगे? वैक्सीन की तो कालाबाजारी हो रही है क्या? आप पकड़े। खुद जो है कांग्रेस के जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय निरुपम जी ने इल्ज़ाम लगाया कि इसमें तो बहुत सारे एमएलए भी मुलविस है इसकी कालाबाजारी में इस महाराष्ट्र के अंदर। सरकार को चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करे, जो भी कालाबाजारी कर रहा है उसको पकड़े। सरकार अगर अपनी तरफ से ऐलान कर देगी कि भाई वैक्सीन फ्री मिलेगी आपको, आप इसमें चिंता मत कीजिए, तब अभी लोगों को ये लग रहा है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो क्या होगा, इसके लिए सब कालाबाजारी चल दी। अगर सरकार की तरफ से बहुत आसानी से मिलने लगेगी वैक्सीन तो फिर ये सब मसाइल ख़त्म हो जाएंगे ना। बजट है ना, तो आप दीजिए फ्री में वैक्सीन सबको। पहले इतने साल से कभी वैक्सीन का पैसा तो होता नहीं था। पोलियो का वैक्सीन होता था, खसरा का होता था, टीबी का होता था, हर को फ्री लगता था। तो आप क्यों वैक्सीन का पैसा? वैसे आज की खबर है कि महाराष्ट्र की सरकार ने या सीएम सरकार जो उद्धव ठाकरे साहब की जो सरकार, इन्होंने एक अच्छा वो निकाला है कि प्राइवेट जितने हॉस्पिटल हैं वहाँ पर एक फीस जो है उसका स्ट्रक्चर जो है उसको मुतय्यन किया गया है कि कोई ज़्यादा नहीं ले सकता, जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही फीस ली जाएगी। एक अच्छा फैसला आज की खबर है, ये सुनने में आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये ठीक है, ये आज फैसला लिया, मगर आप ये देखिए अस्पतालों की लूट तो 1.25 साल 1.5 साल से चल रही है। आप जानते हैं तो हमेशा से चल रही है, तो लूट के लिए बने हुए हैं। तो नहीं, वो इस बार ज़्यादा मौका मिला इनको। ये प्राइवेट अस्पताल तो लूटते ही हैं, बिल ओवर बिलिंग करते हैं, खामा का बिलिंग करते हैं। आप ये देखिए कि आईसीयू का अभी सरकार ने तो लिमिट लगा दी, वरना अस्पताल में 30,000 से 70,000 रुपये एक दिन का लिया जाता है। डॉक्टर की विजिट का 5,000 और 12,000 रुपये लिए जाते हैं। ये सरासर लूट है, डकैती है ये। अभी एक केस कालसेकर अस्पताल का मैं बताऊंगा, मिल्लत नगर में रहने वाले एक साहब थे अयूब अंसारी, 1 हफ्ता पहले उनका इंतकाल हो गया। कालसेकर अस्पताल में जो वो बिल था 10-12 दिन का 4.5 लाख था, वो लोग मैयत नहीं दे रहे थे। सुबह 4 बजे उनका इंतकाल हुआ, वो मैयत नहीं दे रहे थे, और दोपहर को 3 बजे के बाद मैयत दिए। 4.5 लाख बिल था। मैंने तो माई बीएमसी को ट्वीट किया था, मैंने सीएम को ट्वीट किया था, मगर उस अस्पताल की तरफ से कोई जो है ना छूट मिली नहीं, कोई जवाब नहीं आया है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? जहीर काजी साहब है, डॉक्टर जहीर काजी। क्या 2 लाख रुपया उनके बच्चे ने भरा और मैयत लेके गया। दूसरे दिन उनकी बीवी का इंतकाल हो गया अयूब अंसारी की, और उसके लिए भी कालसेकर अस्पताल वर्षों वाले ने पैसे लिए बिना दिया नहीं गया। तो हम चाहते हैं कि ऐसे केसेस की सरकार इंक्वायरी करे, और अगर ये अस्पताल ऐसा लूट करते हैं, मैयत देने में मना करते हैं, रोड अटकाते हैं, इनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएँ। इनका लाइसेंस सरकार अगर 1-2 के लाइसेंस कैंसिल करेगी या अपना ऑफिसर वहाँ रखेगी चेक करने के लिए, तब जाके अस्पतालों की लूट कम होगी। क्योंकि इन्होंने एक पैसा कमाने का जरिया बना लिया है कोविड हॉस्पिटल्स को। असल में शिकायतों को भी जो है शिकायत तो होती है, लेकिन सिस्टम जो है नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्ट हो गया है क्या? जो ऊपर लोग बैठे हैं इंक्वायरी करने वाले, जांच करने वाले, वो भी तो करप्ट लोग हैं, वो भी रिश्वतखोर लोग हैं। मामले को दबा दिया जाता है, तो कैसे मसला हल होगा? पूरा सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। पूरा सिस्टम बदलने की ज़रूरत है, मगर हम लोग महाराष्ट्र की सरकार से अपील करेंगे कि पिछले 3 महीने में ऑडिट करे, कितना कितना बिल लिया गया, और उन लोगों को बुलाए, सामने करे, और इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी करे, और इन हॉस्पिटल्स की लूट मार जो इन्होंने की, इनसे पैसा लेके मरीज़ के घर वालों को दिया जाए, पैसा वापस लौटाया जाए, पैसा वापस लौटाने जाइए। बहुत से केसेस हैं, 5 लाख बिल हो गए, 10 लाख बिल हो गए। भाई एक मिडिल क्लास आदमी है, वो बेचारे ने घर बेच दिया, ज़मीन बेच दिया, सोना बेच दिया इसके इलाज के लिए, वबा के इलाज के लिए। ये वबा है, संक्रमण है, तो इसमें इसका इलाज फ्री होना चाहिए। कालसेकर जैसे हॉस्पिटल, जितने ये ट्रस्ट के जो हॉस्पिटल, ये तो खिदमत के नाम पे चलते हैं, तो ये खिदमत हो रही है, लूट हो रही है? नहीं, खिदमत
तो हो ही नहीं रही, लूट हो रही है। और मैयत देने से इनकार करना तो बहुत गरीब हरकत है कि भाई आप पैसा ला के दीजिए। वो लड़का अभी भी मिल्लत नगर में रहता है और जो है मरने वाला का नाम अयूब अंसारी था, 70-75 साल की उनकी उम्र थी और वो म्यूनसिपैलिटी से रिटायर थे। तो ये अस्पताल करते, ये तो मैं एक अस्पताल की बात बता रहा हूँ, हर अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में चलता है। सरकार को चाहिए कि इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ करे, महाराष्ट्र सरकार को। सनी साहब, अब हम आते हैं उन सवालों की तरफ। वैक्सीन की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, लेकिन एक अजीब देश में ना माहौल चला हुआ है कि ये जो ज़ाफ़रानी लोग जो हैं, उसकी मिसाल एक सबसे पहले तो बाबा रामदेव, क्या उनको कहते हैं, लाला रामदेव है, बाबा रामदेव है, और दूसरी है प्रज्ञा सिंह ठाकुर। सरकार कहती है वैक्सीन लगाओ, रेमडेसिविर यूज़ करो और बहुत सारी दवाओं की बात करती है, लेकिन ये ज़ाफ़रानी परिवार के लोग, प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहती है मैं गौमूत्र पीती हूँ, गौमूत्र से मेरा इलाज होता है, इसलिए मुझे कोरोना नहीं हुआ। तो क्या लगता है आपको, पूरे देश को गौमूत्र पीना चाहिए? देखिए, ये बीमारी जो है इसका सिर्फ साइंटिफिक तरीके से इलाज हो सकता है। इसका इलाज का वही तरीका हो सकता है जो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बताया। दूसरा तरीके से इलाज के तरीके वो तो सब जानते हैं, इसका ये तर्क क्या, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गौमूत्र की जो ये भाषा, इस तरह की बात की जा रही है कि गौमूत्र पिया तो हमने, यानी कि पूरे देश की आबादी 130 करोड़, कितने % लोगों को आप बताइए कि कोरोना हुआ है या इस वबा का शिकार हुआ? कितने %? 1%? 5% होंगे या 10% होंगे, लेकिन ये इलाज 5%, 10% भी नहीं मुझे लगता। क्या 1 करोड़ इससे ज़्यादा लोग हो गए संक्रमित हूँ? चलिए मान लिया, तो जो 98% लोग जो बच्चे हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ, तो बकौल प्रज्ञा सिंह ठाकुर की क्या इन्होंने क्या गौमूत्र पिया हुआ है? ऐसी बेवकूफ़ी जैसी बातें हो रही है। और गोबर से इलाज, बाबा रामदेव जो है वो एलोपैथी को मानते ही नहीं, बोले वैक्सीन वगैरह कुछ भी नहीं है क्या? देखिए, बाबा रामदेव के खिलाफ तो कल जो है दिल्ली के पूरे देश के अस्पताल वालों ने ब्लैक डे मनाया था, क्योंकि ये सारी बातें अनसाइंटिफिक हैं। किस तरह से इलाज करने का तरीका है डिस्क्राइब है, उसी से होगा, और प्रिवेंशन का तरीका वैक्सीन है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर ये बोलते हैं कि गौमूत्र से उससे होता है, तो भाई एक अस्पताल बनाओ, उसमें मरीजों को एडमिट कीजिए आप, और उसमें पिला के इलाज करके बताइए, आप प्रूफ कीजिए ना साइंटिफिकली। ये तो साइंटिफिकली प्रूव करने का ज़माना है। WHO से पास करा लीजिए उसको ना, ये तरीका ये करके बता दीजिए। आप जो हेल्थ मिनिस्टर और जो दूसरे सरकारी मिनिस्टर लोग जो बीमार होते हैं वो एम्स में जाते हैं इलाज के लिए, तो वो क्यों नहीं जाते बाबा की दवा लेने के लिए? कोई नहीं जाता। अभी भी एजुकेशन मिनिस्टर बीमार थे, वो उसके अंदर गए थे। और ZTV के चौधरी भी, क्या नाम है, ZTV वाले बीमार थे, वो भी प्राइवेट ये एलोपैथिक अस्पताल में थे। मतलब इलाज के लिए जो आप एलोपैथिक असल में बाबा नहीं, ये बिजनेसमैन रामदेव है ये, और जो बिजनेस चला रहे हैं, और सरकार को तो क्या इनका हक अदा करना है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ जो कैंपेनिंग हुई थी, वो जो बाबा रामदेव ने शुरू की, शामिल थे, और वो अन्ना हजारे जी, उन्होंने जो अपनी मुहिम शुरू की कांग्रेस के खिलाफ, तो ये तो कर्ज निभा रही सरकार इनको छूट देकर। वो तो डंकी की छूट पे कहते हैं कि मुझे कौन जेल में डालेगा, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। तो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर बाप बैठे हुए हैं इनको बचाने वाले, और ये बच रहे हैं। अब हम जो है सलीम साहब उस सवाल की तरफ आते हैं, आखिरी सवाल की तरफ, जो WPI, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, आपकी पूरी पार्टी ने जो मुहिम शुरू की है, बीमार देश की यही पुकार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार, तो आप देश को क्या अपील करना चाहेंगे? देश देखिए, हमारी ये मुहिम चल रही है 25 मई से 24 जून तक चलेगी। बीमार देश की यही पुकार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। ये सरकार जो है ये इकोनॉमी में फेल हुई, ये कोरोना को कंट्रोल करने में फेल हुई, पहली लहर में फेल हुई, दूसरी में फेल हुई, अभी खतरा ना खाता तीसरी लहर आएगी। बोलते हैं बच्चे बीमार हो जाएंगे, क्या होगा? इसके लिए क्या इंतज़ाम है? वैक्सीन जो है वो कर देना चाहिए था ऑर्डर सितंबर महीने में, गए साल 2020 में। अभी तक का कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कितनी वैक्सीन ऑर्डर हुई है, कब आएगी, कब लगेगी। पहले बोलते हम खुद करेंगे, फिर बाद में स्टेट को बोला करो, अब फिर स्टेट डायरेक्ट ऑर्डर नहीं कर सकती। एक कन्फ्यूजन इन्होंने क्रिएट कर दिया, उसको क्लियर करना चाहिए। साइंटिफिक एडवाइज़र रखेंगे नहीं तो ऐसा होता है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार है, इन्होंने 10 एडवाइज़र रखे हैं, हेल्थ फील्ड के हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उसकी वजह से आप ये देख रहे हैं इतना था, यहाँ कंट्रोल हो गया, बहुत जल्दी कंट्रोल हो गया। इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी, ना आंकड़े छुपाए ना कुछ किया, वबा है, लोग मर गए। आंकड़े छुपाए, एक ट्रांसपेरेंसी थी, आके कम से कम दर्द तो बांटा, किसी का मजाक नहीं उड़ाया चीफ मिनिस्टर ने। कोई इलेक्शन की रैली में नहीं चले गए, है ना। सो इलेक्शन की रैली में जिस तरह मोदी जी चले गए, अमित शाह चले गए, ये नहीं चले गए। तो हमारा मुतालबा ये है कि सरकार जो है इसको साइंटिफिक तरीके से करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उससे सलाह ले। इन्होंने क्या किया है,
ये अपनी खुद की मर्जी से करते हैं, ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ दिया, जिसके नतीजे में ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, एक साइंटिफिक मसला है, इलाज मालजे का मसला है, और ये उसी तरीके से ही हल हो सकता है। तो ये सरकार की गलती है, और इस गलती के लिए चूँकि हर चीज़ में मोदी जी आगे रहते हैं, हमारा मुतालबा है कि वज़ीर आज़म मोदी इस्तीफ़ा दें, भाजपा और किसी को भी लेके आए जो उनकी मर्ज़ी है, मगर किसी को एक को अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए कि इस वबा को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, तो उसमें सरकार को चाहिए, मोदी जी को चाहिए कि इस्तीफ़ा दें। यही हमारी मांग है। दर्शक, आपने देखा कि यहाँ पर सलीम शेख साहब जो कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के सदर जिनसे हमने बात की, इन्होंने ये मुहिम शुरू की है, बीमार देश की यही पुकार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। तो यकीनन इनकी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की इस मुहिम के पीछे जो वजूहात है वो पूरा देश जानता है, और देश के लोगों को समझना होगा, आंखें खोलकर देखनी होगी, और उन आंखों के ऊपर जो चश्मे लगे हुए हैं तासुब के, फ़िरका परस्ती के, उनको भी वो ऐनक हटाकर देखना होगा, नहीं तो ये देश बर्बादी की तरफ जा रहा है और भी बर्बाद होता चला जाएगा। अगर इस देश को बचाना है तो इस सरकार को जाना होगा, मोदी सरकार को जाना होगा, और पूरे देश को एकजुट होकर इनके खिलाफ बाइकआउट करना होगा। शुक्रिया बहुत बहुत सलीम शेख साहब। नाजरीन, आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ राशिद अजीम। जय हिंद।